एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। इस कोरोना काल में ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। सच बताऊं, 1 घंटा कैब का इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर मैं निकल पाया हूँ। मैं आज अपने एक मित्र सौरभ के पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। सौरभ ने मुझे खासकर उनसे मिलने के लिए बुलाया है। सौरभ पेशे से एक इंजीनियर हैं। अच्छा परिवार है, घर में सभी लोग ठीक हैं, खुशहाल हैं। किसी तरह की कोई परेशानी मुझे बाहर से नज़र नहीं आती है। फिर भी कल रात जब सौरभ का फ़ोन आया तो मुझे लगा कहीं कुछ ऐसा है जो सौरभ मेरे साथ बांटना चाहता है। दोस्तों, आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हेलो सौरभ। हाय समीर। और बताओ सौरभ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ समीर, आइए बैठिए ना। सौरभ मुझे लेकर सीधा अपने पिताजी के कमरे में पहुँचा। वहाँ देखा सौरभ के पिताजी बिस्तर में लेटे हुए हैं। सौरभ ने पिताजी को जगाने की कोशिश करी। पापा, पापा उठो, देखो ना, आपसे मिलने कौन आए हैं। सौरभ के पिताजी ने अधखुली नज़रों से मुझे देखा और फिर बोले, नहीं मिलना मुझे किसी से। क्यों मिलना है मुझे किसी से? क्या करना है मुझे जीकर? क्या हासिल किया है मैंने? सारी जिंदगी मैंने अपनी बर्बाद कर ली, कुछ नहीं बचा, सब बकवास है। ना पैसा अपना, ना मकान अपने, ना ज़मीन जायदाद अपने, ना मेरे बच्चे अपने। मैं अकेला आया था और मैं अकेला चला जाऊंगा। यह बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा मालूम पड़ा कि सौरभ के पिताजी किसी गहरे सदमे में हैं। उन्हें शायद किसी तरह का डिप्रेशन था। मैंने सौरभ को इशारा करते हुए कमरे से बाहर जाने को कहा। सौरभ खामोशी के साथ निकल गया। मैं वहीं बाबूजी के पास कुर्सी लेकर बैठ गया। धीरे से मैंने उनकी उंगलियों को छुआ। उंगलियों को सहलाते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करी। दोस्तों, सौरभ के पिताजी जो अभी तक इतना गुस्सा जता रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और वह रोने लगे। मैंने उन्हें रोने से रोका नहीं। मैं चाहता था वह गुबार निकले बाहर। कहीं कुछ ऐसा था जिसको बाहर निकलना था, उससे पहले इन आंसुओं की इस बाढ़ को ख़त्म होना था। रोते 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 जब उनका रोना सिसकियों में बदला, तब जाकर मैंने धीरे से उनका माथा सहलाते हुए बोला, बाबूजी, मैं हूँ ना, बांट लो, बताओ क्या कहना है। बाबूजी ने मेरी तरफ करवट लेते हुए इशारा किया कि मैं उन्हें उठाकर बिठाऊं। मैंने अपने हाथ का सहारा दिया और उनको धीरे से बिठाया। वह दीवार की टेक लेकर बैठ गए। बगल में रखी मेज़ पर से मैंने ग्लास उठाया, उनको आधा गिलास पानी दिया। 2 घूंट पानी लेकर वह ग्लास मुझे लौटाते हुए कहा, समीर बेटा, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे मिलना चाहता था। थैंक यू समीर बेटा। अरे नहीं बाबूजी, आप थैंक यू किस बात का बोलते हैं? मैं और सौरभ बचपन के दोस्त हैं। इस घर में हम लोग खेले हैं एक साथ, कितने दिन, कितनी बार।
यहाँ रुका हूँ मैं, कितना आंटी के हाथ का बना हुआ खाना खाया है मैंने। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? बताइए ना। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी उम्र करीब 70 बरस की है और आपके सभी दोस्त किसी न किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं और ईश्वर की मेहर आप पर ऐसी है कि ना तो आपको बीपी है, ना शुगर है, ना किसी और तरीके की बीमारी। फिर आप क्यों परेशान होते हैं? समीर बेटा, मुझे ना बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये बीमारी मुझे कभी भी हो सकती है। मेरे कितने दोस्त चले गए और अपने उन दोस्तों को याद करके मैं रोता हूँ। कोई नहीं है मेरे पास बात करने के लिए। इन बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। मैं इनसे जो कहना चाहता हूँ वह ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अकेला पड़ गया हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता है। ओके बाबूजी, आपको मौत से डर क्यों लगता है? समीर, सिंपल सी बात है, कोई भी डरेगा मौत से। मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी। जैसा तुमने कहा, मैं एक अच्छी खासी हेल्दी वेल्दी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ। किस बात की चिंता है आपको? बस चिंता है, समझ नहीं पा रहा हूँ किस चिंता में हूँ। बाबूजी देखिए, मैं जितना आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ उसमें मुझे 2 कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। एक है कि आप डिप्रेशन में हैं, दूसरा है कि आपको चिंता है। डिप्रेशन तब होती है जब हम अपनी पिछली बातों के साथ जुड़े रहते हैं। बाबूजी, कुछ तो ऐसा है पिछला आपका जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। ऐसी क्या बात है ना बेटा समीर? 2 बरस हुए तुम्हारी आंटी को गुजरे हुए। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ और इस कोरोना ने मेरे अज़ीज़ दोस्तों को भी मुझसे छीन लिया। बहुत अकेला हूँ मेरे बच्चे। यह कहते हुए बाबूजी ने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया। बस यही चिंता है मेरी कि अगर मैं मर गया तो इन बच्चों का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा। भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूँ। बाबूजी, क्या लगता है, क्या आप अपने बीते हुए कल में वापस जाकर उसे बदल सकते हैं? नहीं बेटा, यह मैं जानता हूँ, मैं बीते हुए कल को नहीं बदल सकता हूँ। बाबूजी, क्या आप आने वाले कल को अपनी मर्जी का बना सकते हैं? हाँ, जानता हूँ ना समीर, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ। फिर क्यों ना हम वर्तमान में जी लें? लेट अस लिव इन द प्रेजेंट। कोशिश कीजिए बाबूजी। कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ का। तुम बताओ समीर, अब इस उम्र में आकर मुझे कोई पर्पस नजर ही नहीं आता है। क्या मेरा पर्पस होगा? लो, ये भी कोई बात होती है? हाँ, देखो तो क्या पर्पस है। कभी भी मर जाऊंगा। ये सरकार देखो कोई काम नहीं कर रही है। कभी कह देते हैं वैक्सीनेशन कम पड़ रहे हैं, कभी कहते थे वैक्सीनेशन है नहीं। लोगों के लिए पहले कितना कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ करती थी और आज देखो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैं परेशान हूँ। ये बच्चे, इन लोगों को समझ में नहीं आता। ये लोग बाहर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं और फिर सीधा मेरे कमरे में चले आते हैं। मुझे तो डर लगता है ना बेटा। ओके, आप दिन भर अकेले यहाँ घर में रहकर करते क्या हैं? आप मुझे ये बताएंगे बाबूजी? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपकी दिनचर्या के बारे में। कुछ नहीं बेटा, सारा दिन यहाँ पड़ा रहता हूँ। मुझे बंद करके रखा हुआ है कमरे में कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते। बस सारा दिन रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ। बस किसी का फ़ोन आ गया तो बात कर ली, नहीं तो वो भी नहीं। आजकल मेरे को कोई फ़ोन पर पूछता भी नहीं है। मेरे दोस्त चले गए, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। बाबूजी, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। हम सब की ज़िंदगी का एक मकसद होता है कि ईश्वर ने हमको इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है। क्यों मैं सरकार की बुराई करूं? क्यों मैं अपने परिवार की बुराई करूं? क्यों मैं अपने बच्चों की बुराई करूं? क्यों मैं इस चीज़ का दुख बनाऊं कि मेरी बीवी छोड़कर चली गई या फिर जो है मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए? नहीं ना बाबूजी, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं। बताइए, अब आप इस कोरोना काल में क्या कर सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
क्या कर सकते हैं बताइए? देख बेटा, एज अ सोशल वर्कर मैंने समाज के लिए बहुत काम किया है। इसी के साथ मैं बड़ा हुआ क्योंकि मेरे पिताजी ने यह मेरे अंदर इनकलकेट किया था कि हमें समाज के लिए कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि यह समाज हमें बहुत कुछ देता है। हम इस समाज की ही वजह से हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। बाबूजी, इतने उच्च विचार हैं आपके और आप कहते हैं आपको ज़िंदगी का मकसद नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ ना, अब तुम ये बताओ, सारा दिन मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, एक ये टीवी लगाया हुआ है, इसको जब भी ऑन करता हूँ यह सिर्फ कोरोना कोरोना गाता है। यह जो खबरें आती हैं, ये खबरें इतना डरा देती हैं समीर, इतना डरा देती हैं, ऐसा लगता है कि अब मर जाऊँगा, अब मर जाऊँगा, अब मर जाऊँगा। कोई बात नहीं इसका भी समाधान है, बंद कर दीजिए ना। काहे बजाते हैं इस टीवी को बार बार, बंद कर दीजिए। हाँ, सोचता हूँ इसका कनेक्शन ही कटवा दूँ, नहीं चाहिए मुझे टीवी। बहुत अच्छा सोचा आपने। अब बाबूजी की आंखों में चमक थी, वह एक छोटे बच्चे की तरह चहकने लगे थे। बाबूजी, आप नेल्सन मंडेला के बारे में तो जानते हैं ना? हाँ बेटा, आपको मालूम है कितने साल वो जेल में रहे? जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, करीब 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे। तो क्या लगता है बाबूजी आपको, क्या कर रहे थे नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में बैठकर? अरे हाँ समीर, तुमने सही कहा। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहकर खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने जेल में रहते हुए ही अपने अश्वेत भाइयों के लिए काम किया। ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम किया। अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने काम किया। फिर क्या लगता है आपको? क्या समीर, कहाँ नेल्सन मंडेला और कहाँ मैं? क्यों? नेल्सन मंडेला और आप में क्या फ़र्क है? नेल्सन मंडेला जेल में थे और आप अपने घर में हो, बस यही फ़र्क है। और आप घर में तो ज़्यादा अच्छे से हो अपने लोगों के बीच में। बाबूजी, भगवान जी को धन्यवाद दो और इस जीवन को जीने के लिए एक नया मकसद बनाओ। ये देखो कितनी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का व्यक्तित्व या उसकी शख्सियत 3 चीज़ों से बनती है। पहली चीज़, वह किताबें जो उसने पढ़ी होती हैं। दूसरी चीज़, उसका अपना तजुर्बा, उसका अपना एक्सपीरियंस। और तीसरा होता है लोग, द पीपल, जिनसे वो घिरा हुआ होता है, जो लोग उसके आसपास होते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी किताबें पढ़ी होंगी बाबूजी? मैं कोई गिनती नहीं बता सकता समीर बेटा, लेकिन बहुत किताबें पढ़ी हैं। गुड। और ज़िंदगी ने बहुत तजुर्बा भी दिया है आपको? हाँ, अगर मैं अपने तजुर्बों की बात करूँ तो मैं एक किताब लिख सकता हूँ। अरे फैंटास्टिक, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? लिखना शुरू कीजिए ना। चलिए उठिए, ये लीजिए, रखिए, ये डायरी रखिए, बस पेन पकड़ लीजिए। मैं जब निकलूँगा ना यहाँ से, तो आपने सिर्फ अपने लिखने का काम शुरू करना है। बी ए गुड बॉय, कम ऑन, क्या करते हो आप? हमारे आने वाले बहुत ही शानदार लेखक बनने जा रहे हैं। आज से शुरू हो जाता है आपका लेखन का कार्यक्रम। क्या समीर, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? क्यों, क्या बुराई? आपने तो बोला कि आप अपने तजुर्बे पर किताब लिख सकते हो, लिख डालिए। मैं छपवाऊंगा ना आपकी किताब, चिंता मत कीजिए, मैं छपवा दूंगा। बाबूजी, मैंने आप ही जैसे बुजुर्गों से सुना है कि एक हाथ से हम देते हैं, तभी हम दूसरे हाथ से ले पाते हैं। और इस लेन देन की जो प्रक्रिया है, यह हमें ज़िंदगी को जीने के लिए हमेशा आगे प्रेरित करती रहती है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत समाज सेवा करी। आप जानते हैं लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समझते हैं ना बाबूजी? हाँ समीर, मैं समझता हूँ। आपने कितनी किताबें पढ़ी, आपका ज्ञान कुछ कम नहीं है। हाँ समीर बेटा, तो क्यों ना इन सब बातों को शब्दों की माला में पिरोकर लिखना शुरू किया जाए। समीर बेटा, इधर आओ। मैं बाबूजी की तरफ पहुंचा। बाबूजी ने
मेरा सिर पकड़कर मेरा माथा चूम लिया। अरे डरो मत समीर बेटा, बस इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो ना तुम, दिल किया तुम्हारा माथा चूम लूं। खुश रहो बेटा। दोस्तों, यहीं तक थी मेरी और बाबूजी की गुफ्तगू। आज के इस कोरोना के माहौल में हम सब एक अजीब सी दहशत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। कई बार हमारी खुद की हिम्मत जवाब दे जाती है। हम अपने घरों के अंदर कैद हैं। ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता है। कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई स्टडी फ्रॉम होम कर रहा है, और कोई वो कर रहा है जो इन सब लोगों की ज़रूरत है, वो है इन सब की सेवा। और वह अक्सर हमारे घर में हमारी महिलाएं, चाहे वह हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटियां हैं, वह कर रही हैं। ऐसे में हम लोगों का हिम्मत हारना एक सामान्य सी बात है। जब कभी ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी का मुझे मकसद नज़र नहीं आ रहा है, तो मेरी सबसे एक ही गुजारिश है, एक कागज़ उठाइए, एक कलम हाथ में लीजिए, एक पेन, पेंसिल जो मिले आपको, और लिखना शुरू कीजिए वह जो आप महसूस कर रहे हैं। नहीं तो बाहर कितने लोग हैं जो भुखमरी में जी रहे हैं, जिंदा हैं, उनके पास काम नहीं है, भटक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जाकर लोगों के घरों के दरवाज़ों पर खड़े रहकर भीख मांग रहे हैं। उन बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान जुटाया जाए, किसी ज़रूरतमंद के यहाँ कुछ राशन पहुँचाया जाए। कहीं तो शुरुआत की जा सकती है। हज़ारों मौतें हमने ऑक्सीजन की कमी से होती हुई देखी। क्या हमने कभी अपने आप से सवाल किया कि इस ऑक्सीजन की कमी की वजह क्या है ना? क्या मैंने कभी इस ऑक्सीजन को दुनिया में व्याप्त रहने के लिए कभी अपनी हिस्सेदारी दी है? नहीं दी है। क्या मैंने कभी अपने हाथों से कहीं कोई पेड़ या पौधा लगाया है? नहीं लगाया है। क्या मैंने राह पे चलते हुए किसी प्यासे को बुलाकर एक गिलास पानी पिलाया है? नहीं पिलाया है। क्या मैंने गली में घूमते हुए इन आवारा पशुओं को कभी एक रोटी डाली है? नहीं डाली है। क्या इन पंछियों के लिए मैंने कभी दाना और पानी रखा है? नहीं रखा है। बस यही तो मकसद है। क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बाहर जाकर पार्टियां करना, क्लबों में बैठना, नाचना, गाना यही होता है? आज इस महामारी की वजह से हम सब घरों में कैद हैं, और इस कैद में रहते हुए ईश्वर ने हमको खुद पर कुछ काम करने का मौका दिया है। इस समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, खुद से सवाल करें, और उन सवालों से मिले हुए जवाबों पर कुछ काम करें। मैंने कहीं पढ़ा था, सेल्फ वर्थ इज सो वाइटल टू योर हैप्पीनेस। If you don't feel good about you, it's hard to feel good about anything else. So, start believing in yourself. Only you know your worth. You know what you are, and you know what you can do. Once the enabling stops, the recovery is given the opportunity to start. So, what are you waiting for? Stop looking outside of yourself for your value. Dive deep within. You are enough and you are precious. मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।